बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, B.Ed 2.5 खान ममदहान कॉलेज बिम्बर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आज मेरी इस क्लास में हाज़िर भी होंगे। क्लास में जो हाज़िरी है ये बेसिकली इसलिए ज़रूरी होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस दी हैं और जो 5 सेंसेस हैं इनमें 2 सेंस ऐसे हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। एक सेंस सीइंग है यानी कि देख के, और उनमें एक जो सेंस है उसका नाम है लिसनिंग यानी हीयर करके। तो एक इंसान यानी कि देख के और सुन के लर्न करता है, सीखता है। तो लिहाजा आप जब ये लेक्चर सुनेंगे भी और ये आप रिकॉर्डिंग देखेंगे भी तो यकीनन आप लोगों को इस चीज़ का एक बड़ा इदराक होगा, एक समझ आएगी कि ये जो लेक्चर है ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगस्त का महीना नहीं है बल्कि ये तो 15 आज दिसंबर है। DECEMBER दिसंबर। तो बच्चों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि कंपैरेटिव एजुकेशन जो किसी ज़माने में सब्जेक्ट की हैसियत से किसी भी कोर्स में शामिल नहीं थी। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इसका वजूद ही नहीं था। इसका जो वजूद है ये मार्ज़ वजूद में 2017 के बाद आया, जिस वक़्त ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की एक बदनसीबी इस हवाले से भी है कि जो चीज़ दूसरे मुल्कों में वार्न आउट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, वो पाकिस्तान में आके नहीं बन जाती है। वहाँ पर जो स्टडीज़ रिसर्चेस 50 साल पहले हो चुकी हैं, वो जो स्टडीज़ हैं आज पाकिस्तान के लिए नहीं हैं। हम लोग आज भी अपने पुराने नसाब और जो करिकुलम है उसमें फंसे हुए हैं और मिस्टर चिप्स जो पिछले 40 सालों से हमारे नसाब का हिस्सा है उससे हम अभी तक जान नहीं छुड़ा सके। जबकि उस प्ले की जगह पे और भी जो बाकी नावल्स हैं बेशुमार, उनकी जगह पर पाकिस्तानी बहुत सारे आथर हैं जिन्होंने इंग्लिश में बड़ा काम किया है, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर सके। इसलिए कि हमें पीछे रहने की आदत है और जब दुनिया आगे निकल जाती है तो हम उसको देख के फिर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, भेड़ चाल की तरह। कंपैरेटिव एजुकेशन के साथ भी इसी तरह का मामला पेश आया, क्योंकि कंपैरेटिव एजुकेशन का वजूद नहीं था पहले 8 साल पहले पाकिस्तान में। जबकि यूरोप के अंदर एजुकेशन में आज अगर हम देखते हैं तो फिनलैंड दुनिया में सबसे आगे है, दूसरा नंबर जापान का है, तीसरा नंबर सिंगापुर का और चौथे नंबर पे पूरा यूरोप आ रहा है। वहाँ पे ये सब्जेक्ट आज से तकरीबन 40 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका था और इस सब्जेक्ट की वहाँ पर इतनी ज़्यादा अहमियत है कि एक टीचर जब भी वहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करता है या वो इंसान जो किसी न किसी तरीके से एजुकेशन के साथ वाबस्ता है, जो करिकुलम डिज़ाइनर लोग होते हैं, जैसे HEC हमारा हायर एजुकेशन कमीशन, इस तरह के इदारे होते हैं, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो जितने भी किस्म के ये एरियाज़ हैं वहाँ पर उन लोगों का कंपैरेटिव एजुकेशन लाजमी सिखाया पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का ये बिलीफ है
कि कंपैरेटिव एजुकेशन के बगैर हम मौजूदा दुनिया के साथ उनकी जो दौड़ है उनका मुकाबला दौड़ में शिरकत नहीं कर सकते। अगर हमने दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जाना किधर है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा मोटो क्या है, और हमने आइंदा ज़िंदगी में कौन कौन सी अपडेट्स, न्यू डिस्कवरीज, इनोवेशंस और इन्वेंशन करनी है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। तो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान में बहुत देर से ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि बैरून मुल्क में ये आज से कई यानी कि डीकेड्स पहले से मार्ज वजूद में आ चुका था। ये जो इल्म है, ये सब्जेक्ट जो है, आज मैं कंपैरेटिव एजुकेशन का जो मेन आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कंपैरेटिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और ये किन किन शोबा में हमारी हेल्प करती है। मसलन सबसे पहले जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इसका सबसे बड़ा जो फील्ड है, बड़ा इम्पोर्टेंट इसका जो अहमियत है वो ये है, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। यानी एजुकेशन में जो नए ट्रेंड्स हैं उनके बारे में मैं अभी आपको ये कुछ मैं पहले पॉइंट लिख लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, न्यू रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। ये थोड़ा कीबोर्ड में गड़बड़ है। चलें जी, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, और ये तो पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, ये पहला पॉइंट है। अब जो बच्चों दूसरा पॉइंट है वो है न्यू रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। अब बच्चों जो तीसरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू evaluate the current status of एग्जाम्स सिस्टम। ठीक है, जो हमारा एग्जाम सिस्टम है एग्जाम सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ये 3 पॉइंट हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, न्यू रिफॉर्म्स इन एजुकेशन टू evaluate द करंट स्टेटस ऑफ एग्जाम सिस्टम, to evaluate the grading processing system, और उसके बाद टू evaluate
प्रोसेसिंग सिस्टम। और नंबर 5 पे है टू एंश्योर comprehension towards new teaching aids, to ensure comprehension towards new teaching aids। और नंबर 6 है नंबर 6 पे बच्चों आप जाएंगे आगे, to assess the Pakistani standard of education। और नंबर 7 पे आ जाएगा areas needed to be improved। और नंबर 8 पे आ जाएगा where we are now। उसके बाद आ जाएगा where we must go। और नंबर 10 है बच्चों, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 10 पे आ जाएगा कंपैरिजन। ये अभी 10 पॉइंट मेरे जहन में थे, मैंने लिख दिए हैं। अगर इसके साथ साथ मैं लेक्चर दूंगा, अगर और भी जहन में आ गए तो वो भी आपको मैं लिखवा दूंगा। These were the important 10 points that must be remembered to you, and you must be try to write in your notebooks for your further comprehension and memorization। न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन का मतलब ये होता है कि कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये हमें इस काबिल करती है कि हम ये जान सकें कि आज दुनिया के अंदर जो एजुकेशन है उसकी नई जो जुहतें हैं, उसके जो नए स्टाइल हैं, उनके जो नए चीज़ें हैं वो कौन कौन सी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो जो न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन है इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त दुनिया में मिसाल के तौर पर इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा न्यू रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। देखें ये न्यू ट्रेंड सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आज विद एवरी पासिंग डे आवर नीड्स
our desires, our problems are increasing day by day. And to meet these needs and desires, it is very necessary for us that we must be aware the new trends of education in the world. The world has progressed a lot, whereas we are so much in undeveloped situation and very pathetic situation. तो आज हम देखते हैं कि तालीम का जो ज़वाल है उसकी वजह से हमारा जितना भी शोबे जात हैं सब में ज़वाल हैं। तो इस ज़वाल से हम कैसे नबरो आज़मा हो सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि अगर फिनलैंड एजुकेशन में आगे जा रहे हैं तो वो कैसे आगे जा रहे हैं। आज अमेरिका आगे जा रहा है, आज यूरोप आगे जा रहा है, तो वो किस वजह से जा रहे हैं। तो उसकी मेन एक ही वजह और वो एजुकेशन है कि उन लोगों ने नई नई चीज़ें दरियाफ़त की, उन्होंने नए ट्रेंड्स दरियाफ़त किए और अपने मुल्क के अंदर अपने स्कूलों के अंदर वो उन्होंने अप्लाई किए। जबकि हम ना तो नए ट्रेंड बना सके, हम तो हमेशा कापियर हैं, हम तो हमेशा दूसरों की नकल करने वाले हैं। तो इस वजह से मिसाल के तौर पर आज हमारी सिचुएशन ये है कि हम लोग वी हैव नो थाट्स, वी आर द थाटलेस पीपल, वी ऑलवेज फॉलो अदर्स, वी ऑलवेज वांट सपोर्ट फ्राम अदर्स एंड दिस इज़ अ वेरी बैड फैक्टर फॉर अस। तो एजुकेशन के अंदर बच्चों ये देखना है कि हमारे जो न्यू ट्रेंड्स हैं इन एजुकेशन वो कौन कौन से हैं, हम उनको जानें। और ये हमें कैसे हम जान सकते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन के ज़रिए जान सकते हैं कि आज जो साइंस है ये आज कनाडा के अंदर कैसे पढ़ाई जा रही है, आज ये साइंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे पढ़ाई जा रही है, आज साइंस इंडिया के अंदर कैसे पढ़ाई जा रही है, आज सिंगापुर के अंदर कैसे पढ़ाई जा रही है, आज यूके के अंदर कैसे इसे यानी कि टीच किया जा रहा है। क्या वही तरीका है हमारे वाला पुराना, या आगे वहाँ पर उसमें उन्होंने पेशरफ्त की है। हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि साइंस का पेपर दे दिया जाता है और प्रैक्टिकल के नंबर स्वाब दीदी लगवा लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चा वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता, उसके नंबर भी लग जाते हैं। बच्चा प्रैक्टिकल ही नहीं करता, उसके नंबर भी लग जाते हैं। जो बच्चा मिसाल के तौर पर उसको प्रैक्टिकल करने की समझ नहीं होती, उसके एसिड के नाम तक नहीं आते, केमिकल के नाम तक नहीं आते, उसके भी नंबर लग जाते हैं। इज़ इट प्रेफरेबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन? नो एट ऑल, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो दुनिया में उन लोगों ने इन चीज़ों को समझा और अपने मुल्क के अंदर उन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म किया, जिसकी वजह से आज वो जो मुल्क हैं वो तरक्की करके बहुत आगे जा चुके हैं, जबकि हम लोग जो हैं वो बहुत पीछे हैं। अभी अज़ान हो रही है, 2 मिनट अज़ान सुने, फिर अज़ान के बाद मैं दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला ला हौला वला कुव्वता।
अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ि दावति तामति वस्सलातिल कायमाति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वद दरजतुर रफ़िया व बअसु मक़ाम महमूदनिल लज़ी वत्ता वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। या अल्लाह कुल आलम पे रहम फरमा, आमीन। तो बच्चों, मैं वेलकम टू बैक बता रहा था कि न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन में नए नए कौन से काम हुए हैं, नए नए सब्जेक्ट कौन से दुनिया में आए हैं, नया नया तौर तरीके कौन से आए हैं कि जिसकी वजह से दुनिया ने तालीम के अंदर इनकलाब बर्पा की है और आज वो मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं और हम अभी तक पीछे हैं। तो लिहाजा कंपेरेटिव एजुकेशन हमें न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन समझने में मदद देती है। इसी तरह न्यू रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, न्यू रिफॉर्म्स इन एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन के अंदर नए नए, पहला तो ये है कि रुझान, ट्रेंड का मतलब है थिंकिंग से, रिफॉर्म का मतलब है फिज़िकल एस्पेक्ट से। ट्रेंड में हम सोचते हैं, रिफॉर्म में हम करते हैं। ट्रेंड में हम ये देखते हैं कि हमें मतलब है कि कौन कौन से आइडियाज़ सोचने चाहिए, और फॉर्म्स में ये होता है कि वी पुट आवर आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस, हम यानी कि उन आइडियाज़ को अमली शक्ल देते हैं। तो जो रिफॉर्म्स हैं इसमें हम ये देखते हैं आगे पीछे कि जैसे आप फ़र्ज़ करें अभी जो पाकिस्तान के अंदर एक नया सिस्टम आया, BS सिस्टम आया है। किसी ज़माने में पाकिस्तान के अंदर यानी कि एनुअल सिस्टम होता था और 1 साल के बाद जो बच्चे हैं वो पेपर वगैरह दिया करते थे। मैट्रिक के लिए अलग से स्कूल होते थे, FA के लिए कॉलेज, फिर BA के लिए डिग्री कॉलेज और MA के लिए यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है। लेकिन अभी ट्रेंड चूँकि दुनिया में चेंज हुआ है, उसके नतीजे के तौर पर जो रिफॉर्म्स की गई हैं एजुकेशन के अंदर, अभी BS सिस्टम आ गया है। अब BS में जो क्लास 3rd ईयर है, जो किसी ज़माने में डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, आजकल वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली है। अब ये एक नई रिफॉर्म आ गई है इस हवाले से कि एजुकेशन जो 4 साल की होगी, FA के बाद होगी और वो किसी यूनिवर्सिटी में होगी। हालांकि BA की जो तालीम है ये यूनिवर्सिटी में नहीं होती, BA में तो मास्टर लेवल, MPhil और PhD लेवल की एजुकेशन होती है। तो ये एक ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बदले में रिफॉर्म भी तब्दील होगी। अब यहाँ तक कि आपको पाकिस्तान में डिग्री कॉलेज नहीं मिलेंगे, डिग्री कॉलेज या तो यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी या फिर वो इंटर कॉलेज तक महदूद हो जाएंगे। तो ये मिसाल के तौर पर एक नई रिफॉर्म है जो कि मैं आपको अभी रिसेंटली हुई है और आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों इससे पहले भी कई बार रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर एक रिफॉर्म ये भी थी कि जिस वक्त यानी कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर वो कॉलेज बनाने की सलीयत नहीं रखते, तो वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल का सिस्टम यानी कि स्टार्ट कर दिया जाता था कि चलें कॉलेज तो नहीं है और ले चलें इसकी जगह 11वीं और 12वीं की जो क्लास है वो भी हायर सेकेंडरी के ज़िम्मन में आ जाती थी। हालांकि 11वीं क्लास 12वीं के लिए तो कॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें उसी स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया जाता है और वहाँ पर 11वीं 12वीं की जो क्लास है वो भी बिठा ली जाती है। तो ये मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हैं और आपको पता है ये रिफॉर्म्स कहाँ पे हुई। सबसे पहले हमारा जो है ना बड़ा अमेरिका, ये पहले अमेरिका में इस तरह की रिफॉर्म्स होती हैं, फिर उसके अलावा यूरोप के अंदर ये रिफॉर्म्स होती हैं। आल दो इनमें फ़ायदा है, ये वैसे अच्छी रिफॉर्म्स हैं, हमें इसकी कॉपी पहले कर लेनी चाहिए थी। हाँ वैसे तो हर मामले में तोते मशहूर हैं नकल करने में, लेकिन इस मामले में हम काफ़ी लेट हैं। तो ज़ाहिर जो सेमेस्टर सिस्टम है ये बेसिकली अमेरिकन सिस्टम है, इसका दूसरा नाम सेमेस्टर का अमेरिकन सिस्टम है। तो अमेरिका में ये तकरीबन आज से 30 साल पहले से 40 साल पहले से मौजूद है जो सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये बहुत बाद में आया, अभी आया कुछ ही अरसा हुआ। तो बात ये है कि ट्रेंड एजुकेशन के तहत हम पहले नज़रियात बैरूनी दुनिया के हासिल करते हैं, फिर उन नज़रियात को अमली शक्ल में जामिया अपनाते हैं, जिसका दूसरा नाम रिफॉर्म्स है। अब तीसरा ये है कि टू एवेल्यूएट द करंट स्टेटस ऑफ एग्ज़ाम सिस्टम, पाकिस्तान के अंदर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये ठीक नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर बंदा कोई और होता है, स्टूडेंट पेपर कोई और दे रहा होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल को देने वाला और है और प्रैक्टिकल का स्टूडेंट असल में कोई और है। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंट सिस्टम, देयर इज़ नो यू कैन से दैट ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, और अगर है भी है तो उसकी शरह बहुत कम है, 20% या 30% है। ठीक है, बाद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इस चीज़ की तरफ बड़ी तवज्जो दे रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बच्चों 24 यानी टोटल यानी कि जो छोटे मोटे मतलब है बोर्ड्स हैं टेक्निकल, ये 24 हैं तकरीबन, 16 मैट्रिक के हैं और ये दूसरे मिला के टेक्निकल बोर्ड वगैरह। तो हर जो बोर्ड है
उसकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पर फेडरल बोर्ड है, इसके बोर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का बोर्ड है। इसमें तालब इलम को इतना उसकी तस्वीरें और उसकी हाज़िरी, फिंगरप्रिंट और मतलब है कि लेके ऐसा बच्चे को, यानी कि वो सिस्टम के साथ उस बच्चे का इम्तहान लिया जाता है कि उसकी जगह कोई और बच्चा नहीं बैठ सकता। लेकिन अभी भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम कोई नहीं है। तो अब्दुल बासित की जगह अब्दुल माजिद पेपर दे रहा होता है, अब्दुल माजिद की जगह अब्दुल अलीम पेपर दे रहा होता है। तो ये मिसाल के तौर पर ये हमारा एग्ज़ाम सिस्टम ठीक नहीं है। फिर नकल वगैरह का भी सिस्टम है यहाँ पे। फिर उसके बाद पेपर जो सेटिंग होती है उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं। पेपर सेटिंग भी सही नहीं होती यहाँ पे। पेपर सेटिंग के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी कि यहाँ पर जो अच्छे तोते हैं जो कि रट्टा लगा लेते हैं वो अच्छे नंबर ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बहुत दुनिया के ज़हीन लोग होते हैं जिनका IQ 140 से ज़्यादा होता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रट्टा नहीं लगा सकते। यानी कि जिनका IQ दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, जो दुनिया में ज़हीन तरीन लोग होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक वक्त में दुनिया में सिर्फ 5 लोग होते हैं। यानी कि आज कितनी आबादी है दुनिया की? तकरीबन 7.5 अरब आबादी है। तो 7.5 अरब में सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जिनका IQ 140 से ज़्यादा है। और ये वो लोग हैं जो कि मतलब एक बहुत सोच के एतबार से आगे हैं। लेकिन इनका एक मसला होता है कि ये रट्टा नहीं लगा सकते, इन्हें रट्टे से चीज़ याद नहीं रहती, इसलिए कि हर बात में इनका अपना तहय्युल शामिल हो जाता है। हर बात में इनकी अपनी ओपिनियन राय शामिल हो जाती है, लिहाजा ये किसी और बात को गेट अप नहीं करते। तो हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर तो तोते चाहिए। जो बंदा या बच्चा अच्छा रट्टा लगा लेता है उसको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो जो अच्छा रट्टा नहीं लगा सकता वो तो बेचारा ऐसे ही रह जाता है। इस सिलसिले में बड़ी मशहूर, आपको पता है कि इंडिया ने अपना निज़ाम क्यों बदला, क्यों एग्जामिनेशन सिस्टम बदला? उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान का कौमी शायर अल्लामा इकबाल, इस तरह इंडिया का कौमी शायर है रविंद्र नाथ टैगोर। यानी कि ये इंडिया का बहुत बड़ा शायर है, उसका नाम है रविंद्र नाथ टैगोर। उसकी एक बुक है जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बार पढ़ी गई है, उसका नाम है गीतांजलि। यानी रविंद्र नाथ टैगोर की एक बहुत मशहूर बुक है जिसका नाम है गीतांजलि। ये शेरो शायरी की इसकी बुक है, और जो कि मतलब जिसकी वजह से वो यानी कि हिंदुस्तान का कौमी शायर भी है। ये बहुत अमीर बाप का बेटा था, लेकिन इसने 2 बार इंडिया में पेपर दिए मैट्रिक के, तो ये फेल हो गया। इसका बाप जो है ये बड़ा हैरान हुआ कि मेरा बेटा बहुत बातें करता है, बाकी क्लासों में ये बहुत अच्छे नंबर लेता रहा, तो ये भी 10th के इम्तहान में ये 2 बार फेल क्यों हो गया है? उसे ये मंतक समझ ना आई, वो बड़ा परेशान हो गया। आखिरकार उसने बोला चल अगर तू फेल होता है बार बार, मैं अमेरिका रहता हूँ, तुझे मैं अमेरिका चला के मतलब देखता हूँ किसी स्कूल में दाखिल करा के। वही रविंद्र नाथ टैगोर अमेरिका चला जाता है, वहाँ पे जाके मैट्रिक का इम्तहान देता है। जब मैट्रिक का इम्तहान देता है तो अमेरिका के तालीमी बोर्ड को टॉप कर देता है। रविंद्र नाथ टैगोर जो है अमेरिका के बोर्ड में इसने टॉप किया था। 1914 की बात है ये, 1914 की बात है ये। 1914 में इसने टॉप कर दिया अमेरिका को। अब ये एक नया सवाल पैदा हो गया कि जो बच्चा हिंदुस्तान में 2 बार फेल हुआ मैट्रिक के इम्तहान में, वो अमेरिका में टॉप कैसे कर सकता है? तो उसका बाप बहुत वो भी पढ़ा लिखा था, जीरक आदमी था, उसने अपने बेटे के पेपर चेक करवाने के लिए बोर्ड से निकलवाए, जो इंडिया का बोर्ड था। तो पता ये चला कि उनके जो बच्चे हैं ना वो बड़ा हाई लेवल का लिखता था। जो टीचर थे ना वो रटाऊ टीचर थे, पैरट थे, तो वो जिस तरह सवाल का जवाब किताब में लिखा होता है उसी तरह चेक करने वाले थे। जबकि वो बच्चा ज़रा आउटस्टैंडिंग लिखता था, उसकी बात टीचरों को समझ नहीं आती थी, लिहाजा वो क्रॉस कर देते थे, इसने पता नहीं ये क्या बोंगी मारी हुई है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इस वजह से वो बच्चा बार बार फेल होता रहा। जबकि अमेरिका के अंदर तो बच्चे की जो इंटेलिजेंसी होती है, जो कॉग्निटिव पावर होती है, उसको देखा जाता है। तो उन लोगों ने जब देखा तो उसने बोला ये तो इस बच्चे ने तो बड़ा आला क्लास और बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, तो लिहाजा वही बच्चा अमेरिका के बोर्ड को टॉप करता है। तो ये है हमारा सिस्टम, अभी भी हम उसी किस्म के सिस्टम के अंदर हैं। यहाँ पर अब अपनी अभी गवर्नमेंट ने कोशिश की है SLO बेस्ड, यानी कि जो एग्ज़ाम है, अभी आपने भी सुना होगा, ये बिम्बर के जो अदारे हैं यहाँ पर भी अभी काफ़ी लोगों के पेट में पीड़ पड़ी हुई है जी कि ये अब आगे तो हम रट्टा लगाते थे, तो अब क्या बनेगा हमारे बच्चों का? आगे तो होता था ना स्टिक के ज़ोर पर रट्टा लगा दिया जाता था, लेकिन अब स्टिक के ज़ोर पर रट्टा नहीं लगेगा। तो अभी मिसाल के तौर पर बच्चों को SLO बेस्ड एजुकेशन देनी पड़ेगी। बच्चों SLO स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो इस लेवल पे बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी जिसमें रट्टा नहीं होगा, बल्कि बच्चे का जो तहय्युल है, बच्चे का अपनी जो सोच है और बच्चे के जो अपने व्यूज़ हैं उनको प्रेफर किया जाएगा।
तो बच्चों ये वर्ल्ड लेवल के एग्जामिनेशन सिस्टम को जानने के लिए हमें जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये बहुत ही मदद फराहम करती है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है टू अवेल्यूएट द ग्रेडिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। हम अपने बच्चों को जिसके नंबर 60% से ऊपर उसे ए ग्रेड दे देते हैं, 70 वाले से ऊपर को मतलब है कि ए प्लस, या मतलब ये है कि कोई और ग्रेड यानी कि ए प्लस ग्रेड दे देते हैं। यानी कि ग्रेडिंग जो सिस्टम है इम्तहान में वो हमारा अपना था, लेकिन अभी दुनिया का जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना वो बच्चों फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के बजाय अभी जीपीए पे आ गया है। जी आपका जीपीए कितना है, आपका सीजीपीए कितना है, अभी फर्स्ट डिवीजन सेकंड और थर्ड वाली बात ख़त्म हो गई है। और अभी तो स्कूलों के अंदर भी यही सिस्टम आ गया, बल्कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी यही सिस्टम आ गया है कि जो बच्चे हैं इनको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से निकालें, और बच्चे के अगर किसी के 90% से ऊपर नंबर होंगे तो वो ए डबल प्लस ग्रेड में होगा, जिसके 80% से ऊपर हैं वो ए प्लस ग्रेड में, जिसके 70 से ऊपर हैं वो बी प्लस में, जिसके 60 से ऊपर हैं। तो इस तरह उन्होंने ग्रेड बना दी हैं। और ये ग्रेड अमेरिका ने आज से 40 साल पहले बनाए थे और यूरोप ने, लेकिन आज हम 40 साल के बाद बना रहे हैं। तो कंपैरेटिव एजुकेशन के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको कैसे हम मुतहर्रिक कर सकते हैं। पांचवा बच्चों पांचवा जो पॉइंट है बच्चों वो ये टू एंश्योर कंप्रीहेंशन टुवर्ड्स न्यू टीचिंग एड्स। आज टू डेट इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी। आपको पता आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज आईसीटी का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, मोबाइल के इस्तेमाल के ज़रिए, कंप्यूटर के इस्तेमाल के ज़रिए, मल्टीमीडिया के ज़रिए, प्रोजेक्टर जो है उसके ज़रिए बच्चों को आला से आला तालीम दी जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर भी आज